हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और त्रिशंकु कहानी का पार्ट 2 मैं लाई हूँ। इसके पहले पार्ट 1 बनाई थी, जो कि मनु भंडारी का लिखा हुआ है। और बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसने अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार और मुझे देखते तो मुस्कान में लपेटकर एक हाय उछाल देते। फप्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, यह बात जरूर थी कि हमारी बातचीत सारा मोहल्ला सुनता था और काफ़ी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में चार छह सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम प्रसंग न हो, ऐसी बात तो थी नहीं। बाकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी। पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था, और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नज़रों से ऐसे किसी रहस्य को जान लेते थे तो बड़ा संतोष उन्हें होता था। पुरुष मुझे परताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ वहाँ से प्रचार करती रहती, कुछ इस भाव से कि अरे, हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई नहीं धूल झोंक सकता है। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। पर बात तो बढ़ना था, और बात बढ़ी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज ही कभी 2 तो कभी 3 या 4 लड़के आकर जम जाते और दुनिया भर के हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई बैठा ही होता। शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एकाध मित्र ने दबी जबान में कहा, भाई तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मन पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत ही कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच घिरी रहती है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी और न अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए इस सिलसिले को नकार ही पा रही थी। शुरू तो कर दी थी, पर कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा दब भी रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर कहा, तनु बेटे, ये लोग रोज रोज यहाँ आकर जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हुई जा रही है। इस तरह तो यह सब चलेगा नहीं। रात को पढ़ती तो हूँ, लापरवाही से मैंने कहा। खाक पड़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है, और फिर यह रोज रोज की धमा चौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं। ठीक है, 4-6 दिन में कभी आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक न एक रोज ही डटा रहता है। एक न एक रोज मतलब कोई ना कोई रहता ही है। मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था, मतलब गुस्सा होती जा रही थी। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है, कह दे वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दें, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई की मार से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षणों से खींचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। मतलब जो भी बोलता था मैं उसका उत्तर देने लगी थी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती
पर हिंदी फिल्में देखने के बाद इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ तो उसे औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी साथ ही आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, जोर जोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थी, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसाकर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थी। प्रेम को कुछ रहस्यमय कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रिय है, और जिसे पापा भी काफ़ी त्रस्त रहे हैं। उससे उन्हें यह सब समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना ही दब छिप कर आता और मम्मी घर के किसी भी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती, या फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी है, पर मम्मी इस बात को लेकर यूँ परेशान उठेगी यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पिसे जाते रहे हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहितों के प्रेम प्रसंग, दो तीन प्रेमियों के से एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एक आध से प्रेम भी हो सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक हैं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी को इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथिन भी है। दो घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सजग भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बात के असली मुद्दे पर आई। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके जरूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं? मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम में लिए ही लौट गई। वे तो लौट गई, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब जरूर मेरी थोड़ी धुनाई कर देंगी। कहने वालों का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके मन में भी कुछ उमड़ घुमड़ तो रहा ही है, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है उनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरों के घर में चोंच गड़ाए बैठे रहते हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से इसे हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी, पर इतना जरूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा जरूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच-बीच में वह कागज़ की छोटी-छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग-रग में सनसनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती चली जा रही थी, बड़ी भरी, पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लगता है जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही है, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। रोज़मर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, उसके परे कहीं कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी, अपनी दुनिया में, और गहरे धंसती जा रही थी। बाहर की दुनिया से एक तरफ से बेखबर सी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर-शराबे के साथ खाना माँगा, मैक के साथ खाया, और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे-लेटे ही बुलाया, "तनु इधर आओ।" पास गया तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमाता रहा।
मेरा माथा ठनका। उन्होंने शायद टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चियाँ सामने कर दी। तौबा! मम्मी से कुछ पढ़ना था सो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती। यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर, यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ। मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी जो जवाब देने से बढ़कर मूर्खता मम्मी से जवाब देने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर भी चुप। बीते भर की लड़की और कर्तव्य देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं इनके। एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक कर नज़र उठाई और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या? यह तो मेरी मम्मी नहीं है। न यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी ये सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा यह सब मैंने कहीं सुना है और खटाक से मेरे मन में कौन था? नाना। पर नाना को तो मरे तो कितने साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रहती, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी को नानी लहजे वाला भाषण काफ़ी देर तक चालू रहा, पर यह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी, तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे। और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में ही रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता। पापा ज़रूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना और जो फरमाइश मम्मी पूरा न करे उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लद कर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ और वहाँ एकदम सन्नाटा मम्मी को पटकनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो हैं। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, सो वह अभी नहीं आ रहा और शाम का समय है कि मुझसे काटे नहीं कटता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में तुम जानती तो हो, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं, और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह? पर तभी ख्याल आता कि मम्मी है ही कहाँ जिनसे जाकर यह सब कहूँ। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर भी आना छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर नहीं दिखाई दिए, न घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है। उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हौसले पस्त हो गए थे। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला जरूर हुआ है। 3 दिन से जमी हुई शक्ति के जैसे पिघल गई हो। पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। वे पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ? पता नहीं, तब से मन बहुत खराब हो गया। उसके बाद मैं तो सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर धूप अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी, गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी छत पर टहल रहा था। बेचारा मेरा मन जाने कैसे हो आया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है।
फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो और फिर जब आगे बढ़े तो खींचकर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला? राहत की एक गहरी निश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि अच्छी इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौटकर आई हो। पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमा रहे थे। अब क्या? अब तो मम्मी है और उनसे तो कम से कम सब कहाँ पूछा जा सकता है। पर घर पहुंचकर जो देखा तो अवाक। शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही है। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखा इस पगले को? 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं, न ही कुछ खाया पिया है। अपने साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मन उहार कर करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर नहीं ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा जोर उमड़ा कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिल आ गए। सारी स्थिति को सम पर आने में समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की ही बात करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि अब वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यो सरेआम चलने वाले इस प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया था और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम 2-4 लानते भेजकर किसी गुल खिलने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी, अब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में भी आ जाता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरसक कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोज़मर्रा की बातचीत का विषय ज़रूर बन गया था। कभी भी मजाक में कहती, यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिजा सा लड़का है। अरे इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे मस्ती मारे, क्या मुहर्रमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने सजे रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी भी कमाल करती हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर भी तुम सपने देखो और मेरी ज़िंदगी के सपने भी तुम ही देख डालो। कुछ सपने मेरे लिए भी तो छोड़ दो। सही बात है। कभी वे समझाने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। पर इतनी अक्ल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो नाना को वो पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच समझ कर और अक्ल के साथ, समझी? मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपा कर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई ये दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मम्मी मुझे जब तक घांसती रही थी है। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी और रहा उम्र का सवाल, सो उसके लिए मन होता कि कहूँ मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो कम काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे 15 साल की उम्र में ही करेगी। इसे तुम क्यों नहीं समझती? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, कहीं वे ही जग उठे तो बच्चों ये आपका पार्ट 2 था। अब इसके बाद पार्ट 3 आएगा, लास्ट वाला आएगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।